हेलो, वेलकम टू उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जीके आपके लिए परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज लेकर आया है। हमारा टारगेट है हम आपको ऐसे ही 100 वीडियो और कराएं और जिससे आपके लगभग 10,000 प्रश्न कवर हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। किस जनजाति की जनसंख्या देहरादून में सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: भोटिया, बोक्सा, जौनसारी और थारू। सही जवाब है जौनसारी। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जौनसारी जनजाति राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो आपका जवाब होगा थारू। और थारू जनजाति उधमसिंह नगर में निवास करती है। गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह भी जौनसारी है। यह गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और राज्य का दूसरा बड़ा है। पहला थारू जनजाति है। जौनसारी लोगों की मुख्य भाषा जौनसारी है और ये जौनसार भाबर क्षेत्र में निवास करते हैं। जौनसार भाबर क्षेत्र आपका चक्राता, कालसी, लाखामंडल और टेरी का जौनपुर क्षेत्र है। क्योंकि जौनसारी जनजाति देहरादून में निवास करती है तो थोड़ा हम देहरादून को भी देख लेंगे। देहरादून की सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं कि देहरादून की सीमा या फिर उत्तराखंड की सीमा हरियाणा से लगती है या फिर नहीं, तो क्या होगा आपका जवाब? आपका जवाब होना चाहिए नहीं लगती है। हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। देहरादून की सीमा 4 जिलों से लगती है: उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और हरिद्वार। एक बात और याद रखना, देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है: हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा पिथौरागढ़। पौ से पूर्वी, पौ से पिथौरागढ़, या पी से पूर्वी और पी से पिथौरागढ़, ये आपको याद रखना है। देहरादून का प्राचीन नाम द्रोण नगरी है और पृथ्वीपुर है। द्रोण नगरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली थी। और देहरादून में एक जगह है कालसी, यहाँ पर भारत के सम्राट थे अशोक, उनका शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो चलो दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर की जाती है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: मिलम, लिपुलेख, दारमा, टिंगरी मिंगरी। सही जवाब है लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच की जाती है। मानसरोवर क्षेत्र चीन देश के अंतर्गत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस मिलकर करती है। पिथौरागढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। पिथौरागढ़ की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले की सीमा चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत से भी लगती है। पिथौरागढ़ जो है ये राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है, अभी मैंने आपको बताया था। पिथौरागढ़ की जो सीमा रेखा है वह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस किस से लगती है? चीन और नेपाल से लगती है। और चीन से लगने वाला सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला भी आपका पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में एक जगह है काला पानी। काला पानी भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल इसे अपना क्षेत्र कहता है, लेकिन ये भारत के कब्जे में है। काला पानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। काली नदी पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में जाती है और चंपावत के टनकपुर क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करती है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मेला कुली बेगार से संबंधित है? पूर्णागिरि मेला, उत्तरायणी मेला, झंडा मेला या इनमें से कोई नहीं? आपका जवाब होगा उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। बागेश्वर में कहाँ लगता है? गोमती और सरयू नदी के तट पर। और किस दिन लगता है? 14 जनवरी को लगता है, जिस दिन मकर संक्रांति होती है। 14 जनवरी 1921, ये आपको याद रखना है। इसी दिन बद्रीदत्त पांडे ने 40,000 लोगों को साथ में लेकर कुली बेगार ना देने का संकल्प लिया था। और इसके बाद बद्रीदत्त पांडे को
कुर्माचल केसरी का नाम दिया गया? इस दिन कुली बेगा रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया। सरयू नदी निकलती है बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से। सरयू और गोमती नदी का आपस में संगम होता है। कहाँ होता है? बागेश्वर में होता है। आपको इस तरह वन बाय वन आपस में चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। कैसे? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। बागेश्वर में कहाँ लगता है? गोमती और सरयू नदी के तट पर। किस दिन लगता है? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। 14 जनवरी को एक और घटना हुई थी। कौन सी घटना? बद्रीदत्त पांडे ने इसी दिन 40,000 लोगों को अपने साथ लेकर कुली बेगा ना देने का संकल्प लिया और सभी रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। और इसी दिन बद्रीदत्त पांडे को कुर्माचल केसरी का नाम भी दिया गया। और जो ये सरयू नदी है, इसका उद्गम कहाँ है? बागेश्वर का सरमूल में। और गोमती जो नदी है, ये सरयू की सहायक है। और जो सरयू है वो काली की सहायक नदी है। आपको इस तरह वन बाय वन कनेक्ट करके इनको याद रखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन: कालीगंगा, सरयू, जटागंगा, जाग नदी। सही आंसर है जटागंगा। जो आपका जागेश्वर धाम है, यह अल्मोड़ा में स्थित है, यानी अल्मोड़ा जिले में है। लेकिन ये मेन अल्मोड़ा में नहीं है। ये मेन अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको ये याद रखना है कि ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और इसमें टोटल 124 मंदिर है। और सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय और सबसे विशाल मंदिर है दिन देशवारा। अल्मोड़ा जो है वो एक आंतरिक जनपद है। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद वो जनपद होते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश से नहीं लगती, तब केवल अपने ही जनपदों से लगती है। तो उत्तराखंड में ऐसे 4 जनपद है। पहला टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। हमारा पांचवा प्रश्न है, काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? अभी हमने एक मेला पढ़ा था, कौन सा? उत्तरायणी मेला। कहाँ लगता था? गोमती और सरयू नदी के संगम पर, बागेश्वर में। और अभी हमारा ये प्रश्न है, काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन: उत्तरायणी मेला, बगवाल मेला, गिंदी मेला, जौलजीबी मेला। सही जवाब है जौलजीबी मेला। जो आपका जौलजीबी मेला है, काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। और ये संगम, काली और गोरी का संगम कहाँ पर होता है? जौलजीबी में। जौलजीबी पिथौरागढ़ में है और जौलजीबी नाम से ही मेला भी लगता है। ये प्रत्येक साल 14 से 19 नवंबर को लगता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। जौलजीबी मेला काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है और उत्तरायणी मेला गोमती और सरयू नदी के संगम पर लगता है। छठवां प्रश्न है, चारण नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन: बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल। सही जवाब है शिव प्रसाद डबराल। जो आपके शिव प्रसाद डबराल है, इनका जन्म पौड़ी के गहली गांव में हुआ था। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास, ये 12 भागों में है। गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत और अतीत स्मृति, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सातवां प्रश्न है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नैनी सैनी हवाई अड्डा ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के बारे में तो हमने पढ़ लिया। पिथौरागढ़ की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। ये राज्य का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ पर एक क्षेत्र है कालापानी क्षेत्र, जहाँ से काली नदी निकलती है और ये चंपावत के टनकपुर से नेपाल में चली जाती है। आठवां प्रश्न हमारा इस प्रकार है, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ऑप्शन: NH 107, NH 7, NH 34, NH 134। सही जवाब NH 7। जो बद्रीनाथ मंदिर है वो NH 7 राजमार्ग पर है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं। सबसे जो लंबा राजमार्ग है उत्तराखंड में वो है NH 7 और जो सबसे छोटा है NH 30। बद्रीनाथ मंदिर NH 7 राजमार्ग पर स्थित है और जो केदारनाथ है वो NH 107। इसी तरह गंगोत्री NH 34 और यमुनोत्री NH 134। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम कहते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ, वैसे ही NH 7 और 107, गंगोत्री यमुनोत्री 34 134। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, बद्रीनाथ केदारनाथ
7 107, गंगोत्री यमुनोत्री 34 134, और जो सबसे लंबा है वो 7, जो सबसे छोटा है 30। 9वां प्रश्न, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? आपको ध्यान रखना है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके एक नहीं 3-3 नाम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1 2 3 3 नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1957, 58, 59 या 60। जवाब है आपका 1957। उनमें सबसे पहला नाम है सर हिली नेशनल पार्क, दूसरा नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद हिली नाम हटाकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में इसका नाम फिर से बदला गया और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर में है। ये पौड़ी और नैनीताल जिले दोनों जिलों में फैला हुआ है। 1 सितंबर 1973 को इस पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित किया गया। प्रश्न 10, किस देवता को ब्रह्म कमल पुष्प अर्पित किया जाता है? कृष्ण, शिव, विष्णु और राम। सही जवाब है भगवान शिव। ब्रह्म कमल के कई नाम हैं, जैसे देव पुष्प, कौल पद्म और सौगंधिक पुष्प। इसी तरह आपको ब्रह्म कमल से जुड़े कुछ और फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे ये खिलता कब है? जुलाई से सितंबर में खिलता है। और कितनी ऊंचाई पर खिलता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। इस पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस पौधे का कुल एस्टेरेसी है। इसका नाम है सुसोरिया अबवेलिटा। ये वैज्ञानिक नाम है इसका, सुसोरिया अबवेलिटा। उत्तराखंड में इसकी कई प्रजातियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख है, ब्रह्म कमल, फेन कमल, कस्तूरा कमल। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां हैं, लेकिन विश्व में 210। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।